पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सोफिता डस्टबिन का पूरा कचरा उठाकर जेट के ऊपर डाल देती है, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। ऑफिस पहुंचकर सोफिता जेट से कहती है, मेरे वापस आने से पहले कार में पड़ा हुआ पूरा कचरा साफ कर देना, और हाँ, यहीं बाहर खड़े रहकर मेरा वेट करना। जिसे सुनकर बेचारा जेट वॉज लाइक, क्या करूं मैं इस लड़की का। वो जैसे ही कार के अंदर देखता है तो उसे वही स्पीकर्स दिखते हैं जिसे सोफिता हर टाइम लगाकर सुनती रहती है, तो वो भी उन्हें लगाकर सुनने लगता है। जिसे सुनकर उसे रिन की याद आती है, क्योंकि उस स्पीकर में कुछ और नहीं बल्कि रिन की बजाई हुई पियानो ट्यून सेव थी। इसका मतलब सोफिता उन हेडफोन्स को लगाकर हर समय अपनी बहन को याद करती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे रिन के पास देखते हैं। जड कहता है, रिन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो दिन भर तुम्हारी बजाई हुई पियानो ट्यून सुनती रहती है। अब तुम सोच रही होगी कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए ताकि तुम ये सोचना बंद कर दो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, लोगों को बाहर से ही देखकर जज कर लेती हो। तभी तो मैं पागलों की तरह ये सोचता रहा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं गलत था। तभी जड की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम केट है, और ये रिन की बेस्ट फ्रेंड थी। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जेड केट से पूछता है, क्या तुम्हें ये बात पता थी कि मरने से पहले रिन प्रेग्नेंट थी। बट केट को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। वहीं ऑफिस में कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लड़की आकर सोफिता पे अटैक कर देती है, लेकिन तभी मिस्टर क्रिथा सामने आकर उसे बचा लेते हैं एंड वो लड़की वहां से भाग जाती है। मिस्टर क्रिथा, सोफिता तुम ठीक तो हो ना। सोफिता, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आपको चोट लग गई। मिस्टर क्रिथा, तुम ठीक हो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ये सब मिस्टर क्रिथा प्रेस एंड लोगों के सामने जानबूझकर किया था, ताकि सभी को लगे कि वो सोफिता को बचाने के लिए खुद की जान भी दे सकते हैं, तो भला वो उसे मरवाने की कोशिश क्यों ही करेंगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जेड को वो लड़की नहीं मिलती। फोंग उसे कॉल करके बताता है कि आज सुबह उसने उस लड़की को मिस्टर क्रिथा के ऑफिस के बाहर देखा था। जिसे सुनकर जेड को मिस्टर क्रिथा पे शक होता है, तो वो उस लड़की को ढूंढने उनके ऑफिस जाता है। मिस्टर क्रिथा का आदमी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मिस्टर क्रिथा का ऑफिस है, तो वो लड़की यहाँ क्या ही करने आएगी। बट मिस्टर क्रिथा उसे रोकते हुए जेड से कहते हैं, मुझे तुम जैसे लड़के बहुत ही पसंद हैं, जो किसी से भी बिल्कुल नहीं डरते और अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे। जेड उन्हें मना करते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन मैं मर्दों के साथ काम नहीं करता। मुझे तो एक ऐसी औरत चाहिए जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूं। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो मिस्टर क्रिथा के ऑफिस के बाहर छिपी होती है। जेड को जब वो लड़की अंदर कहीं भी नहीं मिलती तो वो वहां से चला जाता है। वहीं सोफिता बाहर जेड को ढूंढ रही थी। वो कहती है, चुपचाप अपनी सैलरी लो और मेरी कंपनी से निकल जाओ, मैं आज और अभी तुम्हें फायर करती हूँ। जेड, मुझे फायर करने का हक सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को है, और वो है तुम्हारे डैड। सोफिता काफी गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें जरा सा अंदाजा भी है, आज मैं मरते मरते बची हूँ क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं की। रात में जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो राबिन के आदमी जेड को मारने लगते हैं, जिसे देखकर सोफिता उन्हें ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है, राबिन स्टॉप इट प्लीज, क्या ये तुम्हारे आदमी हैं, इनसे कहो कि ये सब बंद करें। तभी सोफिता के डैड के बॉडीगार्ड, जिनका नाम पाव है, वो जेड की हेल्प करते हैं। तभी वहाँ डैड आकर कहते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये लोग कौन हैं। राबिन, एक्चुअली डैड, ये दो नए बॉडीगार्ड हैं जिन्हें मैंने सोफिता के लिए हायर किया है, क्योंकि आजकल जेड अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा। आपको पता है क्या, आज ऑफिस में सोफिता पे अटैक हुआ और जेड कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब वो एक अच्छा बॉडीगार्ड नहीं है। सोफिता भी कहती है, राविन सही कह रहा है, आज जेड ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, वो पता नहीं मुझे ऑफिस में अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। यहाँ सभी जेड के खिलाफ हो जाते हैं, मगर डैड उसका साथ देते हैं। वो कहते हैं, आज जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही जेड को किसी काम से बाहर भेज दिया था। जिसके बाद वो जेड से बात करने के लिए अपने साथ अंदर ले जाते हैं, और बाकी के सभी लोग वहीं खड़े उन्हें देखते रह जाते हैं, क्योंकि इस बार भी उनका जेड को जॉब से बाहर निकलवाने का प्लान फ्लॉप हो गया। अकेले में राविन सोफिता से कहता है, मैं जेड को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे रिन की याद आती है। मैं अभी जाकर डैड को बता देता हूँ कि उसने रिन को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। सोफिता, ठीक है, अगर तुम मेरे डैड को मरा हुआ देखना चाहते हो तो बेशक जाओ, जाकर बता दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी लाइफ में अब मेरे पास डैड के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
राबिन उसे चुप कराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज अब रोना बंद करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम नहीं कहोगी मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो सोफिता के करीब जाकर उसे किस करने वाला था, बट सोफिता नहीं करती। राबिन, क्या हुआ? हम एक दूसरे से कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? सोफिता, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आज ना मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। एंड देन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेड डैड को आज उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और उनका काफी ध्यान रखता है। डैड उससे उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तो जेड कहता है उनकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। डैड कहते हैं तो फिर तुम्हारे डैड का क्या, आखिर वो कहाँ रहते हैं? डैड का नाम सुनते ही जेड थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है मुझे उनके बारे में कुछ याद नहीं। तभी पीछे से मिस सुपात्रा डैड की मेडिसिन लेकर आती हैं तो जेड वहां से चला जाता है। वो जब जा रहा था तो रास्ते में उसे सोफिता दिखती है जो कि दवाई खाकर बड़े आराम से वहीं पे सो गई थी। जेट उसे उठाने की कोशिश करता है बट जब वो नहीं उठती तो वो उसे ले जाकर उसके बिस्तर पर सुला देता है। तभी अचानक से सोफिता उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहता है, सोफिता देखो तुम मुझ पर डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए तुम्हें खुद पे डिपेंड होना सीखना होगा। जिसके बाद जड़ को भी नींद आ जाती है तो वो सोफिता का हाथ पकड़े हुए वहीं पे सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम राविन को देखते हैं जो कि घर पहुंचते ही ओरावान को किस करने लगता है, क्योंकि सोफिता ने उसे किस करने से मना कर दिया था तो वो काफी गुस्से में था। थोड़ी देर बाद जब जेड की आंख खुलती है तो वो सामने सोफिता को देखकर स्माइल करता है एंड देन उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। मॉर्निंग में जॉगिंग करते करते डैड की तबीयत अचानक से काफी खराब हो जाती है तो जेड भागते हुए उनके पास जाता है एंड एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। सुपात्रा उन्हें डैड को हॉस्पिटल ले जाने से रोकती हैं। वो कहती हैं तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, उन्हें ये सब होता रहता है, जल्दी से उन्हें अंदर लेके चलो, दवाई खाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर जेड उसकी कोई बात नहीं सुनता एंड डैड को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ सोफिता सोच रही होती है कि आखिर मैं कल रात को अपने रूम में कैसे आ गई। तभी वहाँ सुपात्रा आकर कहती हैं तुम्हारे डैड की तबीयत काफी खराब हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है। मिस सुपात्रा सोफिता को जेड के खिलाफ भिड़ाते हुए कहती हैं मैंने उसे डैड को हॉस्पिटल ले जाने से मना किया बट उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये भी कहा कि पहले हमें इस बारे में सोफिता से बात कर लेनी चाहिए बट उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। वो आजकल तुम्हारे डैड के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है। वहीं हॉस्पिटल में जेट पाव को कल रात उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और यहाँ ये दोनों भी एक दूसरे के थोड़ा करीब आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोफिता भी मिस सुपात्रा के साथ हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि आपके डैड की हार्ट रेट अब नॉर्मल है। लास्ट टाइम मैंने जो मेडिसिन आपको दी थी, अगर आप प्रॉपर उसे अपने डैड को देती रहती तो आज उनकी हालत ये नहीं होती। बाहर आकर सोफिता जेट से कहती है घर पहुंचते ही तुम डैड की सारी मेडिसिन मेरी ऑफिस में रख देना, क्योंकि आज से उन्हें दवाइयाँ मैं खुद दूंगी। सुपात्रा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि क्या मैं तुम्हारे डैड को दवाइयाँ नहीं दे रही? सोफिता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट आजकल आप दूसरी औरतों के साथ सोशल इवेंट्स में जाने में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। यहाँ सोफिता इनडायरेक्टली मिस सुपात्रा की काफी बेइज्जती करती है, जिसे सुनकर तो एक पल के लिए जेड भी स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ गुंडे आकर राबिन को मारते हैं एंड देन उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक्चुअली राबिन को गैम्बलिंग की आदत थी नहीं बल्कि अभी भी है, इसलिए उसने उन लोगों से 1 मिलियन उधार लिया था और अब क्योंकि वो उन्हें उनके पैसे वापस लौटा नहीं पा रहा, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ ले गए, जिन्हें ऐसा करते हुए ओरावान भी देख लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस सुपात्रा को मिस्टर कृथा के साथ देखते हैं, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस सुपात्रा सच में डैड को प्रॉपर मेडिसिन नहीं दिया करती थी। उन्होंने डैड की रियल मेडिसिन को मल्टीविटामिन से चेंज कर दिया था ताकि वो बड़े ही आराम से डैड को चोट पहुंचा सके, मगर अब ऐसा करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब उनके दवाइयों की सारी जिम्मेदारी खुद सोफिता ने ले ली है। कृथा के जाने के बाद वहाँ मिस सुपात्रा से मिलने ओरावान आती है और उन्हें राबिन की हेल्प करने के लिए कहती है। राबिन का नाम सुनते ही वो शॉक्ड हो जाती है एंड भागते हुए उसकी हेल्प करने जाती हैं, जहाँ उन लोगों ने राबिन को बांध कर रखा था। पहले तो मिस सुपात्रा यहाँ उन गुंडों के सामने काफी स्टाइल दिखा रही थी कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, वो नहीं किया तो ऐसा कर दूंगी।
बट थोड़ी देर बाद वो गुंडे उन्हें उनकी औकात दिखा ही देते हैं। वो कहती हैं, आई एम सॉरी, तुम्हें जितने चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज इसे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में सुपात्रा राविन से कहती हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, प्लीज गैम्बलिंग करना बंद कर दो। अगर इस बारे में सोफिता को पता चल गया तो हमारी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कुछ गुंडे या फिर गैम्बलर्स पैसों के लिए राविन को मार रहे थे। तभी वहाँ मिस सुपात्रा आकर उसकी हेल्प करती है। राविन कहता है, आखिर आपने मेरी मदद क्यों की? सुपात्रा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। कुछ दिनों बाद रास्ते में एक लड़का सोफिता का फोन लेकर भागने लगता है तो राविन जाकर उसकी मदद करता है। और इस तरह यहाँ पहली बार राविन एंड सोफिता एक दूसरे से मिले थे। और इस तरह इन दोनों को मिलाने का प्लान भी किसी और का नहीं बल्कि मिस सुपात्रा का ही था। ऑफिस में फोंग मिस्टर कृथा के आदमी को वेयर हाउस के बाहर ट्रक में कुछ फर्नीचर सप्लाई करते हुए देखता है तो वो इस बारे में कॉल करके जेड को भी बताता है, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद मिस्टर कृथा के आदमी फिर से ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। तभी फोंग के पास पीछे से सोफिता आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अंदर काम पे होना चाहिए ना। ना चाहते हुए भी यहाँ फोंग सोफिता को सब कुछ बता देता है, क्योंकि अगर नहीं बताता तो मिस सोफिता उसकी जान खा जाती। सोफिता कहती है, कहीं ये लोग ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने तो नहीं जा रहे, एंड वो भी उनके पीछे जाने लगती है। फोंग उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो किसकी सुनती है जो इसकी सुनेगी। पीछे से जेड आकर कहता है, पागल हो गया है क्या तू? तूने उसे अकेले क्यों जाने दिया? उसे रोका क्यों नहीं? इसे सुनकर बेचारा फोंग वॉज लाइक, तुझे पता है ना वो कैसी है, आज तक उसने तेरी सुनी है जो मेरी सुनेगी। ये सुनकर जेड भी भागते हुए सोफिता के पीछे जाता है। उन लोगों का पीछा करते करते जब सोफिता उस ट्रक में रखे हुए सामान को चेक करती है तो सच में उसमें ड्रग्स होते हैं। वहीं पुलिस की कार देखकर मिस्टर कृथा कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी फास्ट निकलोगी, गुड लक मेरी भांजी। सोफिता अंदर जा रही थी बट तभी जेड आकर उसे रोक देता है। वो कहती है, तो मुझे रोक क्यों रहे हो? जल्दी से पुलिस को कॉल करो, मेरे पास एविडेंस है, हम ड्रग्स के मामले में कृथा को जेल भिजवा सकते हैं। बट जेड खींचते हुए सोफिता को बाहर ले जाता है एंड ट्रक का सारा सामान उसकी आंखों के सामने ही जला देता है। ये सब जेड ने इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि ये सब मिस्टर कृथा का प्लान है। वो सोफिता को ही ड्रग्स के मामले में फंसाना चाहता था। सोफिता काफी गुस्से में कहती है, तुमने सारा सबूत क्यों जला दिया? हम मिस्टर कृथा को पकड़वा सकते थे। तभी वहाँ उन्हें पुलिस के आने की आवाज आती है तो वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर ड्रग्स के साथ वो दोनों पकड़े जाते तो पुलिस उन्हें ही अरेस्ट कर लेती। दूसरी तरफ जब मिस्टर कृथा को पता चलता है कि सोफिता बच गई है तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। रात में जेड सोफिता के घर के बाहर होता है एंड उसे मैसेज करके आज के लिए माफी मांगता है। वो कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैंने आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। तभी वहाँ राविन आकर कहता है, प्लीज मेरे फियांसे के रूम की तरफ देखना बंद करो। अगर तुम्हें ये लगता है कि छोटी बहन को अपनी जाल में फंसाने के बाद अब बड़ी बहन की बारी है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जैसे घटिया लड़के सिर्फ यही करना जानते हैं, एक लड़की को छोड़ा तो दूसरी को पकड़ा। जेट, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं सोफिता को तुमसे छीन लूंगा? क्योंकि तुम सिर्फ उसके फियांसे हो, वो भी कई सालों से। पता नहीं तुम्हारी उससे शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि अभी तो वो शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। शायद वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि उसे अपने प्यार में कैसे डालें तो मेरे पास आकर मुझसे पूछ सकते हो। दूसरी तरफ सोफिता भी बस जेट को ही याद कर रही थी, क्योंकि आज जेट ने उसकी बहुत मदद की। वो खुद से कहती है, जेट आखिर तुम कैसे इंसान हो, अच्छे या बुरे मैं समझ नहीं पा रही। जिसके बाद वो रिन की डायरी निकालकर उसे पढ़ने की कोशिश करती है बट हमेशा की तरह नहीं पढ़ पाती। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद एट लास्ट वो उसे पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसमें रिन ने अपने लवर के बारे में लिखा था। रिन ने लिखा था, मैं अपनी जिंदगी से परेशान होकर मरना चाहती थी, लेकिन वो मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आया। उसे देखते ही मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मुझे पता है कि हमारा साथ होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब इस बारे में डैड को पता चलेगा तो वो मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और जब बड़ी बहन सोफिता को पता चलेगा तो वो तो मुझसे नफरत ही करने लगेंगी। इतना पढ़कर सोफिता डायरी बंद कर देती है और खुद से कहती है,
आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नफरत करूंगी? मैंने तो तुमसे नफरत करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन सभी लोग मीटिंग करने से मना कर देते हैं क्योंकि अभी तक मिस्टर कृथा नहीं आए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मिस्टर कृथा आते हैं तो वो सभी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर सोफिता को काफी गुस्सा आता है क्योंकि कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स को सोफिता से ज्यादा मिस्टर कृथा पे भरोसा है। उन्हें लगता है कि सिर्फ मिस्टर कृथा ही इस कंपनी को चला सकते हैं, और अगर ये लोग ऐसे ही मिस्टर कृथा पे भरोसा करते रहें तो उन्हें इस कंपनी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीटिंग के बीच सोफिता को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं सभी के सामने बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, और साथ ही साथ जट भी, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस पर नजर रख रहा था। सेक्रेटरी सोफिता को उठाने की कोशिश करती है पर सोफिता नहीं उठती, जिसे देखकर सभी शेयर होल्डर्स तरह तरह के क्वेश्चन करने लगते हैं, और इससे पहले कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो पाती तभी जट आकर सोफिता की मदद करता है एंड उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अंदर आकर वो सेक्रेटरी से पूछता है, क्या मेरे मना करने के बाद भी तुमने सोफिता को वो मेडिसिन दी? वो कहती है, बिल्कुल नहीं। जट कहता है, इसका मतलब कल रात सोफिता सच में नहीं सोई। प्लीज क्या तुम उसके शर्ट की बटन ओपन कर सकती हो ताकि वो आराम से सांस ले सके? सेक्रेटरी जब सोफिता के शर्ट की बटन ओपन करने जाती है तो जेट दूसरी तरफ घूम जाता है, क्योंकि वो हमारी तरह ठरकी थोड़ी है। जिसके बाद वो सोफिता की काफी ज्यादा ध्यान रखता है। यहाँ जेट को देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो धीरे धीरे सोफिता को पसंद करने लगा है। वो उसे देखकर मुस्कुरा ही रहा था, बट तभी पीछे से राविन आकर कहता है, What the hell are you doing? तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी मंगेतर है वो। जेट कहता है, बेवकूफ है क्या? तुझे दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ? राविन जैसे ही सोफिता के शर्ट की बटन ओपन देखता है तो उसे जेट पे काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने जाता है, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।